नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। गाइज, ये उत्सर्जन तंत्र की तीसरी क्लास है। अगर आपने इससे पहले पिछली 2 क्लास नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथियों, कल हमने पढ़ा था नेफ्रॉन की संरचना। सबसे पहले बात यह आती है साथियों कि नेफ्रॉन होता क्या है। तो साथियों, ये किडनी की कोशिका है। साथियों, इस नेफ्रॉन को किडनी की सबसे छोटी इकाई भी कहा जाता है और किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। साथियों, किडनी का जो कार्य है वो कौन करता है? ये किडनी की कोशिका ही करती है, यानी कि नेफ्रॉन करता है। किडनी का कार्य क्या है? तो साथियों, किडनी का कार्य है ब्लड को छानना और मूत्र का निर्माण करना। तो भैया, ब्लड को छानने का कार्य और मूत्र के निर्माण में कौन सहायक होता है? ये भैया नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन साथियों, एक किडनी में लगभग 1 मिलियन यानी कि साथियों 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। यह बात आपको समझ में आई? साथियों, दोनों किडनियों की बात करूं मैं तो दोनों किडनियों में भैया लगभग 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। साथियों, नेफ्रॉन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से इसकी संरचना के बारे में और इसके भाग के बारे में और इन भागों के कार्यों के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में भी साथियों मैं आपको इन भागों के कार्यों का रिवीजन करवाने वाला हूं और फिर साथियों हम अलग अलग भाग के कार्य आज की इस क्लास में नोट करने वाले हैं। यहां तक बात क्लियर है साथियों? लेकिन बात यह आती है कि भैया हम ब्लड को क्यों छानते हैं? एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। साथियों, होता क्या है, हमारे ब्लड में 2 चीजें होती है, एक होती है अच्छी और एक होती है बुरी। बुरी का मतलब क्या है? बुरी का मतलब यह है साथियों कि अगर ये हमारे ब्लड में रहेगी, अगर ये हमारे शरीर में रहेगी साथियों, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि हमारी किडनी को डैमेज कर सकती है, लीवर को डैमेज कर सकती है, हमारा बीपी हाई हो जाएगा और भी साथियों हमारे बहुत सारी बीमारी कर सकती है अगर ये बुरी चीज रही तो। अभी कौन कौन सी बुरी चीज है साथियों जो हमारे ब्लड में रहती है और इनके छान करके इन्हें अलग किया जाता है? तो उनमें से है साथियों क्रिएटिनिन, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। ये क्या है साथियों? ये बुरी चीजें हैं, ये टॉक्सिक चीजें हैं, हानिकारक है, अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर के। इसलिए साथियों इन्हें छान करके अलग किया जाता है और मूत्र की सहायता से साथियों इन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है। अच्छी चीजें कौन कौन सी है? तो साथियों वाटर है, यानी कि पानी है, ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, आयंस है, मिनरल्स है। ये सभी क्या है? अच्छी चीजें हैं साथियों। तो इनका हमारे शरीर में साथियों अवशोषण कर लिया जाता है, क्योंकि अगर ये बाहर चली जाएगी साथियों तो हमारे शरीर में इनकी कमी हो जाएगी, जिससे आपको बीमारी हो जाएगी। इसलिए साथियों हम ब्लड को छानते हैं। इतनी बात मैंने आपको कल बता दी थी। अब मैं आपको इसकी संरचना के बारे में बता देता हूं। देखिए साथियों, कुछ इस प्रकार से संरचना होती है। साथियों, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से जो ब्लड लेकर आता है, यानी कि ब्लड लेकर आती है, उस ध्वनि को कहा जाता है अफ्रिएंट आर्टरियोल्स, यानी कि अभिवाही ध्वनि का। बात क्लियर है? तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड छनने के लिए किसके पास आता है साथियों? अभिवाही ध्वनि के पास आता है। ये अभिवाही ध्वनि साथियों ब्लड को कहां पहुंचाती है? तो भाई साहब, ये कप के समान जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहा जाता है बोमन्स कैप्सूल। इस बोमन्स कैप्सूल के पास साथियों ये अभिवाही ध्वनि ब्लड को लेकर आती है। अब ब्लड किसके पास पहुंच गया साथियों? इस बोमेन्स कैप्सूल के पास पहुंच गया। यह बात क्लियर है साथियों? ये बोमेन्स कैप्सूल में क्या होते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्टर लगे होते हैं, यानी कि ग्लोमेरुलस के गुच्छे लगे होते हैं, जो क्या काम करते हैं साथियों? यह है भैया ग्लोमेरुलस के गुच्छे। ये आपको संरचना दिखाई दे रही है छलनी के समान, छोटे छोटे छिद्र। यह है ग्लोमेरुलस के गुच्छे। ये क्या काम करते हैं साथियों? इस ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। इतनी बात क्लियर है? ब्लड छन गया। अब साथियों हुआ क्या कि जिस अंग के पास से हमारा ब्लड आया था छनने के लिए, वापस उसे उसी अंग के पास हमें भेजना है ब्लड को। तो साथियों कौन लेकर जाएगा? अभिवाही ध्वनि लेकर जाएगी, यानी कि इफ्रिएंट आर्टरियोल्स लेके जाएगी। किसके पास? जिस अंग के पास से ब्लड छनने के लिए आया है, वापस उसी अंग के पास ब्लड को कौन लेकर जाएगा? ये अभिवाही ध्वनि लेकर के जाएगी।
ब्लड छनकर तो निकल गया। अब साथियों जो बचा हुआ जो पदार्थ है उसमें से जो अच्छी चीजें थी मैंने आपको बताई थी, जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, आयंस, मिनरल्स, उनका तो होगा अवशोषण। और साथियों जो हानिकारक पदार्थ है जैसे कि क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, उनको साथियों मूत्र की सहायता से शरीर से बाहर निकाल देंगे। बात क्लियर है? तो साथियों अब ये इस तरफ आया, ये आपको संरचना दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आता है पीसीटी। साथियों पीसीटी की फुल फॉर्म आती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, यानी कि आगे की तरफ घूमी हुई नलिका। इस पीसीटी में क्या होता है साथियों, इस पीसीटी में भैया ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया नेफ्रॉन के किस भाग में ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है? तो आपको आंसर क्या देना है? आपको आंसर देना है साथियों पीसीटी। पीसीटी में क्या होता है साथियों, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है। बात क्लियर है? ये साथियों ग्लूकोज और अमीनो अम्ल का अवशोषण करने के पश्चात इस जो बचा हुआ जो पदार्थ है इसमें ये H+ आयन का श्रावण कर देता है, यानी कि इसमें H+ आयन डाल देता है। जिससे होता क्या है साथियों, ये जो पदार्थ है इस पदार्थ की प्रकृति अम्लीय हो जाती है। H+ आयन के डालने से क्या होता है, जो ये पदार्थ है, ये जो मटेरियल है, इस पदार्थ के साथियों प्रकृति अम्लीय हो जाती है और इसका पीएच मान कितना हो जाता है साथियों, 6 हो जाता है। बात क्लियर है? फिर साथियों पीसीटी है ये दो भागों में बटा हुआ होता है। एक है साथियों अवरोही नली और एक है आरोही नली। अवरोही नली का मतलब है साथियों उतरती हुई नली और आरोही का मतलब होता है साथियों चढ़ती हुई नली। बात क्लियर है? तो अवरोही नली क्या करेगी साथियों, पानी का पुनः अवशोषण करेगी। अब समझिए, जितना आपने पानी पिया उतना तो आपके मूत्र में जाता नहीं है, कुछ न कुछ तो मात्रा में अवशोषण होता है भैया। जितने हमारे शरीर को आवश्यकता होती है उतना का अवशोषण होता है। तो एक बार तो आपका पहले अवशोषण हो गया, बाद में साथियों जब ब्लड छनने के लिए आता है उस समय पानी का यहाँ पर पुनः अवशोषण होता है। अगर आपके शरीर में पानी का अवशोषण नहीं होगा तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। और साथियों हमारे शरीर में पानी की कमी को क्या कहा जाता है, निर्जलीकरण बीमारी कहा जाता है। निर्जलीकरण साथियों पानी की कमी को कहा जाता है। यह एक बीमारी है जिसमें साथियों हमारे शरीर में पानी की कमी होगी। ये बात क्लियर है? अब बात करते हैं साथियों आरोही नली की। आरोही नली में क्या होता है साथियों, तो आपको ध्यान रखना है आयंस, NaCl और जो मिनरल्स होते हैं इनका साथियों अवशोषण होता है, क्योंकि ये अच्छी चीजें हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है, इसलिए साथियों इनका अवशोषण होता है। बात क्लियर है? फिर बात आती है साथियों डीसीटी की। तो डीसीटी की फुल फॉर्म होती है साथियों डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, यानी कि पीछे की तरफ घूमी हुई नलिका। इसका कार्य क्या है, तो साथियों पीसीटी में जो पदार्थ था उसको भैया संग्रहित नली तक पहुंचाना। किस तक पहुंचाना? संग्रहित नली तक पहुंचाना। इसमें साथियों अवशोषण नहीं होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? अब साथियों ये जो पदार्थ है ये डीसीटी से कहां पहुंच गया, संग्रहित नली में पहुंच गया। साथियों संग्रहित नली में जो पदार्थ पहुंचा है वो साथियों क्या कहलाता है, वो भैया मूत्र कहलाता है। फिर साथियों इस मूत्र को मूत्र वाहिकाओं की सहायता से मूत्राशय तक पहुंचाया जाता है। और साथियों जो मूत्राशय में थोड़ी देर के लिए मूत्र इकट्ठा होता है और फिर मूत्राशय की सहायता से साथियों जो मूत्र मार्ग है, मूत्र है, उस शरीर से बाहर निकल जाता है। तो बताओ आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आपको बात समझ में आ गई है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो भैया आपको ये बात समझ में आ गई क्या? सॉरी। अगर यह बात आपको समझ में आ गई है साथियों तो हम जो नेफ्रॉन के जो भाग है जैसे कि अभिवाही ध्वनि, अपवाही ध्वनि, ग्लोमेरुलस के गुच्छे, बोमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, संग्रहित नली, इनके साथियों कार्य लिख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। चले भैया मिटा दूं? बोलो मिटा दूं क्या? ओके भैया।
देखिए भैया, अब हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन के भाग। तो हेडिंग क्या लगाओगे आप लगा लो भैया, नेफ्रॉन के भाग। नेफ्रॉन के भाग में साथियों सबसे पहले आपको लिखना है नंबर 1 पर रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी मैं हिंदी में भी लिख देता हूं साथियों, रीनल धमनी। साथियों ये जो रीनल धमनी है, ये शरीर के विभिन्न अंगों से साथियों ब्लड को लेकर आती है। मैंने क्या कहा, ये शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड लेकर आती है साथियों, सबसे पहले छन्ने के लिए। तो शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को लेकर आती है। किसके लिए? छन्ने के लिए सबसे पहले। साथियों जैसे कि कोई अंग है, वहां से ये आई, ये क्या है? यह है भैया रीनल आर्टरी। ये क्या है? रीनल आर्टरी। अब ये रीनल आर्टरी क्या करती है साथियों? शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को लेकर आती है भैया छन्ने के लिए। फिर साथियों इस रीनल आर्टरी से छोटी छोटी सी साथियों ट्यूब सी निकलती रहती है बहुत सारी। इन्हें कहा जाता है साथियों अफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स, यानी कि अभिवाही धमनिका। इन्हें क्या कहा जाता है साथियों? अभिवाही धमनिका कहा जाता है। तो रीनल आर्टरी से साथियों अभिवाही धमनिका जुड़ी हुई होती है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले रीनल धमनी साथियों शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को लेकर आती है भाई साहब छन्ने के लिए। फिर एक किसको देती है? अभिवाही धमनी को देती है। बात क्लियर है? दूसरे नंबर पर हम क्या लिखेंगे साथियों? दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे अफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स, यानी कि अभिवाही धमनिका। ये क्या करती है साथियों? ये भैया रीनल आर्टरी से, यानी कि रीनल धमनी से ब्लड को लेकर किसको देती है? बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन का संपुट। दिख तो रहा है ना आपको? हाँ, बोमेन का संपुट पहुंचाती है। भाई बोमेन्स कैप्सूल की संरचना कैसी थी? सी आकार की थी, कुछ इस प्रकार से। यहां पर क्या लगे हुए थे? ग्लोमेरुलस के गुच्छे लगे हुए थे साथियों। ये क्या था? यही तो था साथियों अफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स, अभिवाही धमनी का। तो साथियों ये जो धमनी आ रही है इससे पहले कि ये संरचना है जिसे रीनल आर्टरी कहा गया है। तो ध्यान रखना है साथियों, शरीर के विभिन्न अंगों से ब्लड को लेकर आता है कौन? ये रीनल आर्टरी छन्ने के लिए सबसे पहले। फिर साथियों छोटी छोटी ट्यूबों में बटा हुआ होता है आगे की तरफ, जिन्हें नाम दिया गया है साथियों अभिवाही धमनी का। और भैया ये अभिवाही धमनी का ब्लड को रीनल आर्टरी से लेकर के कहां तक पहुंचाती है? बोमेन्स कैप्सूल तक पहुंचाती है। साथियों बोमेन्स कैप्सूल होता है, इसकी संरचना कप के समान होती है। कप के समान इसकी संरचना होती है। और इसमें क्या लगे होते हैं साथियों? इसमें लगे होते हैं भाई साहब
ग्लोमेरुलस, दिख तो रहा है ना आपको, ग्लोमेरुलस फिल्टर। ये ग्लोमेरुलस फिल्टर क्या करते हैं साथियों, ब्लड को छानने का कार्य करते हैं, ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। तो नंबर 3 पर हम क्या लिखेंगे साथियों, ग्लोमेरुलस फिल्टर। यहां तक बात आपको समझ में आ गई? बोलो समझ में आ गई क्या? अगर समझ में आ गई है साथियों तो ये बताओ, एक बार और बता देता हूं। सबसे पहले साथियों जो रीनल आर्टरी होती है शरीर के विभिन्न अंगों से साथियों ब्लड को छलने के लिए लेकर आती है। फिर साथियों रीनल आर्टरी आगे जाकर के छोटी छोटी ट्यूब, छोटी छोटी नलियों में साथियों बटी हुई होती है। इन्हें क्या नाम दिया गया है, अभिवाही धमनी का। तो अभिवाही धमनी क्या करती है, रीनल धमनी से ब्लड को लेकर के बोमन्स कैप्सूल तक पहुंचाती है। बोमेन्स कैप्सूल की संरचना साथियों कप के समान आपको जो संरचना दिखाई दे रही है इसे बोमेन्स कैप्सूल कहा गया है। इसमें साथियों ग्लोमेरुलस फिल्टर लगे होते हैं जो ब्लड को छानने का कार्य करते हैं। अब किसकी बात करेंगे हम, नंबर 3 पर ग्लोमेरुलस फिल्टर की बात करेंगे। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। ग्लोमेरुलस फिल्टर हिंदी में लिखते हैं साथियों ग्लोमेरुलस के गुच्छे। ग्लोमेरुलस के गुच्छे। देखिए साथियों ये जो ग्लोमेरुलस के गुच्छे होते हैं इसमें क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे गुच्छे होते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे ये वाले, ये क्या है साथियों, छोटे छोटे गुच्छे हैं। इन्हें एक साथ क्या बोला जाता है साथियों, ग्लोमेरुलस के गुच्छे कहा जाता है। और साथ ही ये ग्लोमेरुलस के गुच्छे किसके बने होते हैं साथियों, तो ये भैया उत्तक के बने होते हैं। उस उत्तक का नाम क्या है जिसके साथियों ग्लोमेरुलस के गुच्छे बने होते हैं, वह स्क्यूमस। एस्क्यूमस टिश्यू के साथियों ये ग्लोमेरुलस के गुच्छे बने होते हैं। इस एस्क्यूमस टिश्यू के साथियों ग्लोमेरुलस के गुच्छे बने होते हैं। ध्यान रखना साथियों जो उत्तक होते हैं इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, खंबे के समान होती है साथियों। ये चपटे होते हैं, घनाकार होते हैं। मैं लिख देता हूं इन उत्तकों की संरचना कैसी होती है, खंबे के समान, लंबे, चपटे वह घनाकार, इसकी संरचना होती है। और भैया इन ग्लोमेरुलस के गुच्छे का कार्य क्या है साथियों, ब्लड को छानना। इस ग्लोमेरुलस के गुच्छे का कार्य क्या है साथियों, ब्लड को छानना। तो भैया ये ग्लोमेरुलस के गुच्छे ने क्या किया, इस ब्लड को छान करके अलग कर दिया। बात क्लियर है? अब साथियों ब्लड तो छन गया, अब ब्लड का काम क्या है, यहां तक ब्लड का काम तो पूरा हो गया, छानने का कार्य तो पूरा हो गया। अब हम क्या करते हैं साथियों, जिस अंग के पास से हमारा ब्लड आया है छनने के लिए, वापस उसी अंग के पास हमें वापस ये छना हुआ ब्लड भेजना है। तो साथियों कौन लेकर के जाएगा, ये लेके जाएगा भैया, क्योंकि अभिवाही धमनी तो लेकर आई, ग्लोमेरुलस फिल्टर ने ब्लड को छाना। और साथियों जी ये है इफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स, अपवाही धमनी का, ये क्या करेगी साथियों, जिस अंग के पास से ब्लड छलने के लिए आया था साथियों उस अंग को वापस ये पहुंचाएगी ब्लड। बात आपको समझ में आएगी? तो नंबर 4 पर हम क्या लिख लेते हैं साथियों, इफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स लिख लेते हैं, यानी कि अपवाही धमनी का लिख लेते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो भैया आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
बोलो भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया है क्या? चलो आगे। नंबर 4 पर क्या लिखेंगे साथियों? हम नंबर 4 पर लिखेंगे इफ्रियंट आर्ट्रियोल्स, अपवाही धमनी का। इसका कार्य क्या है? जिस अंग के पास से, जिस अंग से ब्लड छन्ने के लिए आया था, वापिस उस अंग के पास, उस अंग के पास छना हुआ ब्लड अपवाही ध्वनि का लेकर जाती है। यहां पर साथियों आपका ब्लड का कार्य पूरा हो गया। ब्लड आया, छना और साथियों वापस चला गया। कौन लेकर के आया? सबसे पहले रीनल आर्टरी लेके आए, रीनल धमनी लेके आई। फिर साथियों रीनल धमनी छोटी छोटी ट्यूबों में बटी हुई थी, जिसे हमने क्या कहा था? एफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स कहा था, यानी कि अभिवाही धमनी का कहा था। फिर अभिवाही धमनी का साथियों किस में लेकर के आए? बोमेन्स कैप्सूल में लेकर के आए, यानी कि बोमेन का संपुट में लेके आए। वो एक कप जैसी संरचना थी, जिसमें साथियों ग्लोमेरुलस के गुच्छे लगे हुए थे। इन ग्लोमेरुलस के गुच्छे ने क्या किया? इस ब्लड को छाना, और छान करके साथियों किसकी सहायता से? ये अपवाही ध्वनि का, यानी एफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स की सहायता से जिस अंग के पास से ब्लड छन्ने को आया था, वापस उसी अंग के पास भेज दिया। यहां पर ब्लड की कहानी खत्म हो जाती है। अब साथियों ब्लड में बहुत सारी चीजें थी, मैं आपको फिर बता देता हूं। ब्लड में अच्छी चीजें क्या क्या थी? तो भैया वाटर था, ग्लूकोज था, एमिनो एसिड था, और मिनरल्स थे, और साथियों आयंस थे। ये तो अच्छी चीजें थी। अब जो नुकसानदायक चीजें थी साथियों, टॉक्सिक हानिकारक चीजें कौन कौन सी थी? तो भैया क्रिएटिनिन था, और यूरिया था, यूरिक एसिड था, अमोनिया था। ये इतनी सारी चीजें साथियों नुकसानदायक थी, और ये सारी चीजें अच्छी थी। तो भैया ब्लड तो छन करके अलग हो गया, लेकिन ये सारी चीजें साथियों नीचे आ गई। किसके पास आएगी? मैंने आपको संरचना में बताया था, पीसीटी के पास आएगी। इससे आगे की तरफ की जो संरचना है साथियों, वो है पीसीटी। तो अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चले भैया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं बिल्कुल आपको आम भाषा में समझा रहा हूं, बिल्कुल गांव की भाषा में। अब किसके पास जाएंगे साथियों? ये बचा हुआ पदार्थ ये जाएगा भैया पीसीटी के पास। पीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आगे की तरफ हिंदी में कहा जाता है आगे की तरफ घुमावदार नली। कभी कभी आपको देखने को मिलता है समीपस्थ कुंडलित नली का, समीपस्थ कुंडलित नली का। इसका पहला कार्य क्या है साथियों? भाई ये अच्छी चीजें है तो अच्छी चीजों का तो अवशोषण करेंगे हमें, तो भैया ग्लूकोज का और अमीनो एसिड का ये क्या करेगी? अवशोषण करेगी। ग्लूकोज प्लस एमिनो एसिड का एब्जॉर्बेशन, अवशोषण करेगी। ये चीजें लिख ली पहली बात। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि भैया ये H प्लस जो आयन है इसका क्या करेंगे? श्रावण यानी कि त्याग किस में डाल देगा? ये H प्लस N डाल देगा भैया इस बचे हुए पदार्थ में।
इसका अवशोषण करने के पश्चात, जिससे क्या होगा, जो पदार्थ है उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी साथियों, अम्लीय हो जाएगी। और उसका पीएच मान कैसा हो जाएगा, उसका पीएच मान हो जाएगा 6, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसकी प्रकृति कैसी है, दुर्बल अम्लीय। फिर साथियों ध्यान रखना है, ये जो पीसीटी है ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक है साथियों अवरोही नली, यानी कि उतरती हुई नली, और एक है साथियों आरोही नली, यानी कि चढ़ती हुई नली। दिख तो रहा है ना आपको। अवरोही नली क्या करती है साथियों, पुनः पानी का अवशोषण करती है। अगर साथियों पानी का पुनः अवशोषण कैसे करती है इसको समझते हैं। हमने पानी पिया, जितनी हमें हमारे शरीर को आवश्यकता है साथियों पानी की, उतना तो हमने पी लिया। तो हमारी कोशिका क्या करती है साथियों, एक बार तो जब हम पानी पीते हैं तब अवशोषण कर लेती है। उसके बाद में साथियों जब ब्लड किडनी के पास छनने के लिए जाता है तो ब्लड में भी तो होता है पानी, भाई ब्लड में भी तो पानी होता है, तो भैया ये उस पानी का पुनः अवशोषण कर लेगी। अगर ये अवशोषण नहीं होगा तो साथियों आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाएगी तो साथियों कौन सी बीमारी हो जाएगी, आपको बीमारी हो जाएगी निर्जलीकरण। शरीर में पानी की कमी को क्या कहा जाता है, निर्जलीकरण कहा जाता है। तो यही अवरोही नली का कार्य है। बात क्लियर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नेफ्रॉन का कौन सा भाग पानी का पुनः अवशोषण करता है, तो भैया अवरोही नली करती है, जो कि पीसीटी का भाग है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि भैया ग्लूकोज का अवशोषण करने का कार्य नेफ्रॉन का कौन सा भाग करता है, तो कौन सा भाग करता है, पीसीटी करता है। एमिनो एसिड का अवशोषण करने का कार्य नेफ्रॉन का कौन सा भाग करता है, तो ये पीसीटी करता है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब करता है। देखिए भैया अब बात करते हैं अवरोही नली की कि यह अवरोही नली क्या करती है। तो ध्यान रखना है NaCl और आयंस, साथ ही साथ में जो मिनरल्स होते हैं साथियों, इस मिनरल्स का अवशोषण करने में सहायक होते हैं। तो आप देख लीजिए वाटर का पुनः अवशोषण हो गया, ये वाटर रहा आपका। ग्लूकोज और अमीनो एसिड का अवशोषण हो गया, ये ग्लूकोज रहा, ये अमीनो एसिड हो गया। मिनरल्स और जो आयंस है साथियों, मिनरल्स और आयंस का भी पुनः अवशोषण हो गया, साथ ही साथ में NaCl का भी पुनः अवशोषण हो गया। तो भैया अच्छी चीजें थी उनका तो अवशोषण हो गया। अब ये नुकसानदायक चीजें अगर ये हमारे शरीर में रहेगी साथियों तो हमें बीमारी कर जाएगी, इसलिए हमें इनका और शरीर से त्याग करना है, तब जाकर के हमारा पूरा कार्य हो जाएगा, हमारा ब्लड भी छन जाएगा और साथियों मूत्र का निर्माण भी हो जाएगा। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट ले लिया है साथियों तो अब हम आगे चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे देखिए भैया। अब साथियों ये जो बचा हुआ जो पदार्थ है साथियों, अच्छी चीजों का अवशोषण करने के पश्चात तो वो अब किसके पास पहुंचेगा साथियों, डीसीटी के पास पहुंचेगा। डीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, देखिए अब आप क्या हेडिंग लगाओगे, डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीछे की ओर हिंदी में कहा जाता है इसे पीछे की ओर घुमावदार नली। इसे साथियों दूरस्थ कुंडलित नलिका भी कहा जाता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका भी कहा जाता है। बोलो यहां तक बात क्लियर है साथियों। इसमें अवशोषण नहीं होता, इसमें अवशोषण नहीं होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा कि भैया इसमें अवशोषण नहीं होता, इसमें क्या होता है, पीसीटी के पास जो पदार्थ है, पीसीटी के पास से जो पदार्थ है उस पदार्थ को संग्रहित नलिका तक पहुंचाने का कार्य करता है। पहुंचाने का कार्य करता है।
साथियों अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि आपने भैया पिछली 2 क्लासें नहीं देखी है। अगर आपने पिछली 2 क्लासें देख ली होती तो मैं चौथी बार नहीं 5वीं बार रिवीजन करवा रहा हूँ आपको। कल करवा चुका 3 बार, तो एक पहली बार करवा दिया, अभी दूसरी बार आपको लिखवा रहा हूँ, 5वीं बार लिखवा रहा हूँ सेम बातें, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए भैया। पीसीटी के पास साथियों जो पदार्थ है उसे संग्रहित नलिका तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? साथियों डीसीटी करता है, इसमें किसी भी चीज का अवशोषण नहीं होता। अब साथियों ये जो पदार्थ है संग्रहित नलिका में पहुंच जाएगा, मैं लिख देता हूं ये किसके पास पहुंच जाएगा? संग्रहित नलिका में। इस संग्रहित नलिका में साथियों ये जो पदार्थ है इस पदार्थ को मूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों? इसे मूत्र बोला जाता है। थोड़ी देर साथियों ये इकट्ठा रहेगा, फिर मूत्र वाहिकाओं की सहायता से मूत्राशय तक पहुंचा दिया जाता है। मूत्राशय में साथियों ये थोड़ी देर इकट्ठा रहने के पश्चात मूत्र मार्ग की सहायता से इसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह है भैया आपके नेफ्रॉन्स के भाग। बोलो आपको समझ में आया नहीं आया? अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं और साथियों आज इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। बोलो आपको ये बात समझ में आ गई क्या? आ गई हो तो मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। चले भैया अब आगे। अब साथियों मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो भैया आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है। एक बात और बता दो साथियों, अगर आपको उत्सर्जन तंत्र वाले चैप्टर की एमसीक्यू चाहिए तो भैया आप ध्यान रखना, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना, मैं डाल दूंगा। अब तक तो मैंने डाली नहीं थी साथियों, लेकिन मैंने चैनल पर पहले करा रखी है। मैंने साथियों लगभग ह्यूमन फिजियोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टरों की एमसीक्यू सीरीज करवा रखी कि आपके एग्जाम में आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इनकी भी जरूर डाल दूंगा, ठीक है। अब देखिए भैया आगे, अब देखिए भैया, अब हम बात करते हैं कि मूत्र के घटक कौन कौन से हैं। मूत्र के घटक साथियों, मूत्र के 2 घटक होते हैं। एक होते हैं सामान्य घटक और एक होता है साथियों असामान्य घटक। सामान्य घटक का मतलब क्या है साथियों? जो आपके मूत्र में होते हैं, चाहे आपको बीमारी हो या ना हो, ये तो रहेंगे ही रहेंगे। क्या क्या होता है साथियों? पानी रहता है इसमें 95%, यूरिया रहता है भैया 2.6%, और यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल रहता है भैया 0.4%, और साथियों क्रिएटिनिन ये होता है भैया इसमें 2%। हो गया ना पूरा 100%। तो ये तो भैया सामान्य घटक है, ये तो हमारे मूत्र में रहते ही रहते हैं। लेकिन साथियों कभी कभी क्या होता है कि मूत्र के साथ में ग्लूकोज और आ जाता है। क्या आ जाता है? ग्लूकोज। तो जब भी असामान्य घटक आपको देखे आपके मूत्र में, समझ लेना आपको कोई ना कोई बीमारी है। बात क्लियर है? जैसे कि अगर साथियों आपके मूत्र के साथ में ग्लूकोज आ रहा है तो उसका मतलब क्या है साथियों कि आपको मधुमेह रोग है। कौन सा रोग है? मधुमेह रोग। कभी कभी क्या होता है कि हम टॉयलेट करने जाते हैं तो हमारे मूत्र में चींटियां लग जाती है, मधुमक्खी बैठ जाती है। क्यों बैठती है भैया? क्योंकि ग्लूकोज आ रहा है। ग्लूकोज क्या है? मीठा है, इस वजह से बैठती है। तो आपको किस बीमारी का संकेत है? वो मधुमेह बीमारी का संकेत है। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात, कभी कभी साथियों होता क्या है कि मूत्र के साथ में ब्लड आ जाता है। तो ब्लड आ गया तो उसका क्या संकेत है? तो साथियों उसका यह संकेत है कि आपकी किडनी फेल होने वाली है, आपकी किडनी खराब है, क्योंकि उसमें जो ग्लोमेरुलस के जो गुच्छे हैं, ग्लोमेरुलस जो फिल्टर है साथियों वो खराब हो गए हैं, वो अच्छे से ब्लड को छान नहीं पा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ग्लोमेरुलस जो फिल्टर है साथियों यही तो ब्लड को छानते हैं। तो ये खराब हो गए हैं, यानी कि आपकी किडनी खराब हो गई है साथियों, तो ये बीमारी के संकेत है। अगर साथियों प्रोटीन आ रहा है तो समझ लेना भाई साहब आपका लीवर खराब है, आपका लीवर खराब है।
तो साथी ये होते हैं भैया मूत्र के घटक। ये तो सामान्य घटक है या असामान्य घटक है। असामान्य घटक साथियों जब भी आएंगे समझ लेना आपको कोई ना कोई बीमारी जरूर है। तभी तो साथियों आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर कहता है कि भैया मूत्र का सैंपल दे दीजिए, क्योंकि वो मूत्र से ही पता लगा लेता है आपके शरीर की आदि बीमारियां तो साथियों। और कभी कभी ब्लड का मांग लेता है, तो ब्लड तो साथियों हमारे पूरे शरीर में ही है। तो साथियों मूत्र से और ब्लड से ही आपके शरीर की बहुत सारी बीमारियों का पता लगा लेते हैं, इसलिए तो मूत्र का और ब्लड का सैंपल मांगते हैं। और मांगते ही क्यों है? तो ये है साथियों असामान्य घटक, ग्लूकोज, ब्लड, प्रोटीन्स वगैरह, हीमोग्लोबिन वगैरह। और सामान्य घटक ये है साथियों कि पानी में 95% तो साथियों मूत्र में 95% तो पानी पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है साथियों 2.6%, यूरिक एसिड पाया जाता है 0.4% और क्रिएटिनिन पाया जाता है साथियों 2%। इतनी बात क्लियर है। तो अब मैं मिटा दूं इनको, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए भैया अब बात करते हैं हम GFR मान की। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी का GFR मान क्या है कितना है? हेडिंग लगा लीजिए GFR। इसकी फुल फॉर्म होती है साथियों ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। जिस दर से ग्लोमेरुलस आपके ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को छानता है, उस दर को क्या कहा जाता है साथियों? GFR कहा जाता है। भाई ग्लोमेरुलस का कार्य क्या है? ग्लोमेरुलस के गुच्छे का कार्य क्या है? ब्लड को छानना। तो साथियों जिस दर से ग्लोमेरुलस आपके ब्लड को छानेगा उस दर को क्या कहा जाता है? GFR कहा जाता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है साथियों कि 125 ml ब्लड आपकी किडनी 1 मिनट में छान देती है। अगर मैं एक दिन की बात करूं साथियों तो लगभग 180 लीटर ब्लड आपकी किडनी साथियों एक दिन में छान कर अलग कर देती है। बोलो बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं है साथियों, GFR जिस दर से ग्लोमेरुलस आपको ब्लड को छानता है उस दर को GFR कहा जाता है। 125 ml ब्लड साथियों 1 मिनट में आपकी किडनी छान करके अलग कर देती है। अब आप यूँ कहोगे कि भैया हमारे शरीर में तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, तो भैया छन करके वापस चला जाता है, फिर वापस छनने के लिए आता है, फिर वापस चला जाता है, कुछ इस तरीके से। तो एक दिन में 180 लीटर छान करके अलग कर देती है। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके भैया आगे चलते हैं। देखिए भैया जब आपकी किडनी फेल हो जाती है साथियों तो उस समय होता है क्या है? कृत्रिम विधि से आपके ब्लड को छाना जाता है। तो साथियों जब आपकी किडनी फेल हो जाती है तो ब्लड को कृत्रिम रूप से जो छानने की प्रक्रिया है, या आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों, वो क्या कहलाता है? डायलिसिस, या फिर आपको नाम देखने को मिलेगा आपके पेपर में हीमोडायलिसिस। जिस मशीन के द्वारा छाना जाता है साथियों उस मशीन का नाम है भैया डायलाइजर। इस मशीन के द्वारा साथियों आपके ब्लड को कृत्रिम रूप से छाना जाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, स्टार लगा लीजिए। मैंने क्या कहा? जब आपकी किडनी खराब हो जाती है साथियों तो आपके ब्लड को कृत्रिम रूप से छाना जाता है। किस मशीन की सहायता से छाना जाता है? डायलाइजर एक मशीन होती है, उसकी सहायता से छाना जाता है। इतनी बात क्लियर है? देखिए और साथियों आपके ब्लड को कृत्रिम रूप से छानने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? डायलिसिस या हीमोडायलिसिस कहलाती है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, आगे चलते हैं।
ले लिया क्या भैया स्क्रीनशॉट। और देखिए कभी कभी क्या होता है साथियों, आपकी किडनी में सूजन आ जाता है, आपकी किडनी में सूजन आ जाता है, किसके कारण, वायरस या फिर बैक्टीरिया के कारण। तो जब साथियों आपकी किडनी में वायरस या बैक्टीरिया के कारण साथियों सूजन आ जाता है, तो उस बीमारी को कहा जाता है नेफ्रोराइटिस रोग। क्या कहा जाता है, नेफ्रोराइटिस रोग। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेफ्रोराइटिस रोग का संबंध किससे है, तो किससे है भैया, किससे है भैया, किडनी से है। जब किडनी में साथियों वायरस या बैक्टीरिया के कारण साथियों अगर सूजन आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, नेफ्रोराइटिस रोग कहा जाता है। बोलो बात आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भैया मैं मिटा देता हूं और आगे चलते हैं। और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों जो आपसे आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उन सभी बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए भैया, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किडनी का प्रथम प्रत्यारोपण, किडनी का प्रथम प्रत्यारोपण कब किया गया था, तो डेट थी भैया 4 मार्च 1954 को। किस देश में किया गया था, तो साउथ अफ्रीका में किया गया था। एक शहर था साथियों केप टाउन, इस केप टाउन शहर में किया गया था। हॉस्पिटल का नाम क्या था, पीटर बेंट ब्रिंगम हॉस्पिटल। डॉक्टर का क्या नाम था साथियों, तो जोसेफ मूरे। नेफ्रोलॉजिस्ट था भैया, बहुत बड़ा। इसने सबसे पहले ध्यान रखना साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर में पीटर बेंट ब्रिंगम हॉस्पिटल में साथियों 4 मार्च 1954 को किडनी का प्रथम प्रत्यारोपण किया था। बोलो बात आपको समझ में आई नहीं आई। मैंने कहा कि किडनी का प्रथम प्रत्यारोपण कब किया गया था, तो 4 मार्च 1954 को साउथ अफ्रीका का एक केप टाउन शहर था। हॉस्पिटल का नाम था पीटर बेंट ब्रिंगम हॉस्पिटल और साथियों डॉक्टर कौन थे, जोसेफ मूरे। बहुत बड़े साथियों नेफ्रोलॉजिस्ट थे साथियों। शायद इसे लगभग कंफर्म नहीं है, हाँ 1990 के आसपास साथियों इसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में। कंफर्म ही है साथियों। तो भैया लिख लेना 1990 में चिकित्सा के क्षेत्र में इस डॉक्टर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम आगे चलते हैं। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट और देखिए देखिए भैया, एक हार्मोन है साथियों एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन। इस एडीएच की फुल फॉर्म होती है साथियों एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। इसे साथियों वेसोप्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। किससे निकलता है साथियों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से। बोलो आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से साथियों एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और साथियों इसे क्या कहा जाता है, वेसोप्रिन हार्मोन भी कहा जाता है। अब इसका कार्य देखिए भैया, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है साथियों मूत्र में पानी की मात्रा को
संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। मैंने क्या कहा कि भैया मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है कौन साथियों? ये भैया एडीएच हार्मोन। मान लीजिए साथियों कभी ये जो एडीएच हार्मोन है इसकी कमी हो गई तो साथियों क्या होगा? पानी का अवशोषण कम होगा। भैया पानी का अवशोषण कम होगा तो कहने का मतलब शरीर से पानी अधिक बाहर निकलेगा। अगर शरीर से पानी अधिक बाहर निकलेगा साथियों तो भैया शरीर में पानी की कमी होगी, और शरीर में पानी की कमी होगी साथियों तो आपको क्या बीमारी हो जाएगी? निर्जलीकरण। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो निर्जलीकरण बीमारी है वो शरीर में पानी की कमी को कहा जाता है। मैंने ये कहा साथियों कि जो एडीएच हार्मोन है इसका कार्य क्या है? मूत्र में पानी की मात्रा को संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। यानी कि मूत्र में ये पानी को ना तो ज्यादा होने देता है ना कम होने देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है साथियों, अगर ये एडीएच हार्मोन कम बना तो भैया पानी का अवशोषण कम होगा। पानी का अवशोषण कम होगा तो भैया शरीर से जो पानी है वो अधिक बाहर निकलेगा, और शरीर से पानी अधिक बाहर निकलेगा तो आपके शरीर में पानी की कमी होगी, और शरीर में पानी की कमी हुई साथियों तो भैया उस बीमारी को कहा जाता है निर्जलीकरण। लेकिन कभी कभी क्या होता है साथियों, ये जो एडीएच हार्मोन है ये अधिक बन जाता है, जिससे क्या होगा साथियों, पानी का अवशोषण है वो अधिक हो जाएगा। और साथियों अगर पानी का अवशोषण अधिक होगा तो भैया मूत्र में पानी की कमी होगी, मूत्र में पानी की कमी होगी। और भैया मूत्र में पानी की कमी होगी तो आपके जो अपशिष्ट पदार्थ है कौन कौन से भैया? अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं? क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, इन्हें तो हमें शरीर से बाहर निकालना है भैया, अमोनिया। और ये किससे निकलेंगे? पानी से ही तो निकलेंगे भाई, पानी की सहायता से ही तो निकलेंगे ये भैया। तो भैया ये हमारे शरीर में जम जाएंगे। भाई मूत्र में अगर पानी की कमी हुई साथियों तो ये हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे, और ये बाहर नहीं निकलेंगे साथियों तो ये हमारे शरीर में जम जाएंगे। अगर ये हमारे शरीर में जम गए साथियों तो आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है भैया? तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है, आपकी जो किडनी है साथियों ये फेल हो सकती है, आपका जो बीपी है ब्लड प्रेशर है वो साथियों हाई हो सकता है, उच्च हो सकता है। इस प्रकार के साथियों आपको बहुत सारी बीमारी देखने को मिल सकती है, जैसे कि गठिया रोग हो जाता है। गठिया रोग में क्या होता है साथियों, उठने बैठने में परेशानी आती है, आपके हड्डियों के जॉइंटों में दर्द होता है। वो भैया यूरिक एसिड के यूरिक एसिड के जमाव के कारण ये बीमारी होती है आपको, गठिया रोग। तो बोलो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है साथियों, एडीएच हार्मोन का कार्य क्या है? अगर ये कम निकला तो उससे कौन सी बीमारी होगी, अगर ये अधिक निकला तो उससे कौन सी बीमारी होगी? मैंने आपको सभी बातें आपको डिटेल में समझा दी। आशा करता हूं साथियों ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं, और आपसे आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है साथियों उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए साथियों, अब मैं आपको एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम की सहायता से 4-5 क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यह आपकी दोनों किडनियां हैं, ये दायां किडनी है और ये आपका बायां किडनी है। ये मूत्र वाहिका है, ये मूत्राशय है, इसके बारे में मैंने आपको पहले जानकारी दे दी, और ये मूत्र मार्ग है। इसकी सहायता से साथियों मूत्र शरीर से बाहर निकलता है। इतनी बात क्लियर है? तो भैया सबसे पहले रेलवे में
बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में, राजस्थान पुलिस में, पटवारी में साथियों ये क्वेश्चन आता है भैया, किडनी किस प्रक्रिया पर काम करती है। नोट कर लेना, किडनी किस प्रक्रिया पर काम करती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रनिस्पंदन प्रक्रिया पर काम करती है। या फिर मैं कह सकता हूं कि फिल्ट्रेशन। अरे भाई किडनी का कार्य क्या है, ब्लड को छानना, तो भैया ब्लड को छानने का कार्य करती है, तो प्रनिस्पंदन भी यही है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यही है साथियों। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किडनी किस प्रक्रिया पर काम करती है साथियों, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या प्रनिस्पंदन या फिर निस्पंदन प्रक्रिया पर काम करती है। पहली बात आपको क्लियर हो गई। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछेगा भैया, ये तो आपके रेलवे में पूछा गया था, जो एनडीए की एग्जाम होती है साथियों, उसमें पूछा गया था कि मूत्र का बाहर जाने का रास्ता क्या है। मूत्र का बाहर जाने का रास्ता क्या है। तो साथियों सबसे पहले किडनी में मूत्र का निर्माण हुआ, फिर मूत्र वाहिकाओं की सहायता से मूत्राशय तक पहुंचा और फिर मूत्रमार्ग की सहायता से बाहर निकाल दिया। ये साथियों उल्टे सुल्टे ऑप्शन में लिखे हुए थे। तो सबसे पहले किडनी में बना, किडनी के बाद में मूत्र वाहिकाओं में पहुंचा, मूत्र वाहिकाओं की सहायता से साथियों मूत्राशय में थोड़ी देर इकट्ठा हुआ और फिर भैया मूत्र मार्ग की सहायता से शरीर से बाहर निकाल दिया गया। यह एनडीए का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आता है साथियों कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो पीएच होता है साथियों 6। इसकी प्रकृति होती है दुर्बल अम्लीय। अगला क्वेश्चन यह आता है साथियों कि मूत्र वाहिकाओं की जो लंबाई है कितनी होती है। तो ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर साथियों मूत्र वाहिका की लंबाई होती है। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मूत्राशय में कितना मूत्र इकट्ठा किया जा सकता है। तो साथियों दो तथ्य हैं। लड़कों की बात की जाए साथियों तो लगभग 800 ml मूत्र एकत्रित किया जा सकता है मूत्राशय में, लड़कों के मूत्राशय में। और लड़की की बात की जाए साथियों तो भैया लड़की के मूत्राशय में लगभग 500 ml मूत्र इकट्ठा किया जा सकता है। लेकिन हमें मूत्र की आवश्यकता कब पड़ती है, फीलिंग कब आती है कि हमें अब टॉयलेट जाना है। तो साथियों ध्यान रखना है 150 से 200 ml जब मूत्र आपके मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है तब आपको महसूस होता है कि भैया हमें टॉयलेट जाना चाहिए। बात क्लियर है। मूत्र मार्ग की लंबाई कितनी होती है साथियों। तो ध्यान रखना है जो लड़के होते हैं उनमें 10 सेंटीमीटर होती है और भैया जो लड़की होती है उनमें साथियों 2.5 सेंटीमीटर होती है। बात क्लियर है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई। और देखिए भैया और बात आती है साथियों कि जो मूत्र है इसका रंग होता है साथियों हल्का पीला। किसके कारण होता है। तो ध्यान रखना है साथियों यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है। टॉयलेट में स्मेल किसके कारण आती है साथियों। अगला क्वेश्चन आता है कि ताजा मूत्र में गंध। ताजा मूत्र में गंध किसके कारण आती है साथियों। तो भैया अमोनिया के कारण आती है। क्या यह बात आपको समझ में आई या नहीं आई। अगर यह बात आपको समझ में आ गई है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए साथियों। और देखिए भैया आपने सुना होगा पथरी के बारे में। तो साथियों कैल्शियम ऑक्जेलेट जब आपकी किडनी में जम जाता है साथियों तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है। पथरी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट जब आपकी किडनी में जम जाता है साथियों तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है। तो भैया उस बीमारी को कहा जाता है पथरी। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि भैया जब आपकी किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो क्रिस्टल है साथियों वो जम जाते हैं तो भैया उस बीमारी को क्या कहा जाता है। पथरी कहा जाता है। लिख लेना।
दूसरी बात गठिया रोग के बारे में। जो गठिया रोग होता है साथियों, ये महिलाओं को अधिक होता है, वैसे तो बुजुर्गों में होता है साथियों। इस रोग में क्या होता है, यूरिक अम्ल अगर आपके शरीर में जम गया तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। आपको उठने बैठने में परेशानी आती है, इस रोग में घुटने जाम हो जाते हैं। बात क्लियर है? तो साथियों आशा करता हूं ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपका उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपका कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। तो साथियों अब तक हमारे 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ह्यूमन ब्लड वाला चैप्टर, साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान वाला चैप्टर और साथियों उत्सर्जन तंत्र वाला चैप्टर। तीनों को अगर आपने नहीं देखा है तो आपको नीचे प्लेलिस्ट में साथियों इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी साथियों में डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हो। आपको बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया है साथियों। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो सही रहेगी, सफिशिएंट रहेगी, उपयोगी रहेगी। तो बताओ कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। हंसते रहिए, देखते रहिए साइंस गुरु रवि यूट्यूब चैनल। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।